तो देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इस बीच राहत की बात यह है कि कोरोना के केसेस में कुछ गिरावट आई है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा आपकी सेहत को लेकर के लोगों को चिंता है। लोग इससे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। लोग लगातार जिस तरीके की खबरें सुन रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, उससे तमाम टेंशन में हैं। लोगों के अपने भी जा रहे हैं। इसलिए सकारात्मक रखने के लिए अपने आप को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हर तरफ नकारात्मक या फिर नेगेटिव चीज़ें ही देखने को मिल रही हैं। स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम ज़रूरी है, हेल्दी खाना ज़रूरी है। कोरोना की जैसे कहते हैं कि कोरोना की हर टेंशन से बचने के लिए हम आपको ये उपाय बताने वाले हैं इस 1 घंटे में। स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर जयंती दत्ता हैं और डॉक्टर M.K. दत्ता सीनियर फिजिशियन मौजूद हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। मतलब हर तरफ टेंशन, हर तरफ डूम और हर तरफ एक ऐसी फील कि जैसे कुछ डूब रहा है, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है, जिंदगी चलने का नाम है। इस बीच में खुद को कैसे चलाए रखें? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके साथ रह रहे हैं उनका ध्यान रखना भी आपका फर्ज है। देखिए, जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसी बीमारी है जो किस वक्त कैसे अटैक करेगी किसी को नहीं पता। एहतियात हम लोग बरतने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि सिर्फ आपको नहीं घेरती, आपके चाहने वालों को भी घेर लेती है। तो उस बीच आपको देखिए प्रेशर बहुत तरफ से है। जो लोग रिकवर होके वापस आते हैं वहाँ भी एक प्रेशर बना रहता है, क्योंकि क्राउडिंग घर में बहुत है, बाहर जाने का नहीं है। दरवाजे, विंडोज़ मोस्टली आपको एहतियात बरतने के लिए बंद रखने पड़ते हैं, कुछ देर के लिए खोलते हैं, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो ये जो घर के अंदर का जो माहौल है वो परेशानी और बढ़ा देती है। वहाँ पे आपको दूसरे तौर तरीके से ज़िंदगी चलाने का जो रवैया है उसको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो है, हर इंडिविजुअल मेंबर जो है अपने लिए थोड़ा सा स्पेस निकाले। जो चीज़ों को लेके आर्गूमेंट होती है, कहासुनी होती है, उनको दरकिनार कर दीजिए। बिल्कुल ये वक्त नहीं है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का, क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट मौत और ज़िंदगी के बीच का है। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो कंपाउंड हो जाती है। आपको तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। अपने लिए स्पेस निकालिए, और वो स्पेस ऐसा हो जिस वक्त आप किसी और से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लिए। और उस वक्त आप रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करें। एक कायदा और होता है माइंडफुलनेस। उसमें होता क्या है कि आपका बॉडी पोस्चर, आपके ब्रीदिंग पे आप ध्यान देते हैं। देखिए, इस वक्त ये कहना आसान है कि आप नेगेटिव सोच से दूर हट जाइए, लेकिन ये घिरा हुआ है चारों तरफ से, इतनी आसान नहीं है। लेकिन उस वक्त अगर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उस पर आप अमल करेंगे तो आपके लिए नकारात्मक सोच से हटना आसान हो जाएगा। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, पर्सनल स्पेस ढूंढिए। वो वक्त ऐसा होना चाहिए जो हर रोज़ आप उस वक्त सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। ऐसे जगह पे आप बैठिए, अपना पोस्चर देखिए और ध्यान अपने ब्रीदिंग पे लगाइए। अक्सर मेरे जो मरीज होते हैं वो कहते हैं हम कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते, रिलैक्सेशन नहीं कर पाते हैं। रिलैक्सेशन की टेक्निक्स होती है, उस वक्त आप जितने कॉन्फ्लिक्ट्स वाली चीज़ें, जितनी चीज़ें आपको परेशान करती है उनको हटा दीजिए। एक तरीका जो मैं अपने मरीजों के साथ अक्सर पाती हूँ सक्सेसफुल, आप जिनका भी ध्यान करते हैं, जिस सुपर पावर को मानते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, वो एक मंत्र जाप आप करते रहें, और उस वक्त ध्यान आपका सिर्फ अपने शरीर पे और अपने ब्रीदिंग पे होनी चाहिए। और अपना हर बॉडी पार्ट्स को धीरे 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 ऑटो सजेशन, वी कॉल इट ऑटो हिप्नोसिस, उसके जरिए आप रिलैक्स करते चले जाइए। स्टार्ट विथ योर टो, गो टिल द टॉप, और उस वक्त आप वो मंत्र जाप करते रहिए। आप देखेंगे शुरुआत में आपको परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत आपको एक पॉजिटिव इंस्पिरेशनल अप्रोच हो जाएगा। और जब आप काम डाउन हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द जितने मेंबर हैं वो भी आपसे ये सीख लेके बहुत हद तक पीसफुल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है म्यूजिक थेरेपी।
म्यूजिक जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुनिए। तीसरी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में देखिए, एक सोशल साइकोलॉजी में एक थियरी है, बहुत मोटी मानी हुई थियरी है, एट्रीब्यूशन थियरी। जब आप सोचते हैं कोई भी नकारात्मक चीज़ आपके साथ हो रही है, आपके बस की जितनी है आप कर रहे हो, ऊपर वाले की मर्जी है। देखिए, हम लोग अक्सर कहते हैं ओ फलां की शक्ल देख ली थी तो मेरा काम आज नहीं हुआ। ये दिस इज ऑल्सो ए कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अगर आप सोचते हैं ऊपर वाले की मर्जी है, मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ, सो यू नो दैट वे यू रिलैक्स योर सेल्फ। आपकी जिम्मेवारी नहीं होती है फिर कि हाँ ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। नहीं, आप अपने तरफ से रोल करिए और अडॉप्ट ऑल दीज थिंग्स एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, दिन रात आप भी घिरी रहती है इन्हीं खबरों से। अब वो खबरों को अगर आप ना शेयर करें तब ये होता है कि इनजस्टिस है प्रोफेशन से भी। हम भी इन खबरों को ना शेयर करें तो इनजस्टिस है कि देखिए इतनी मौतें या इतने केसेस सामने आए। लेकिन उन केसेस और इन खबरों को पार पाने के लिए फिर कैसे आप खुद कैसे हेल्प करती हैं और बाकियों को क्या सजेस्ट करेंगी? बिल्कुल सचिन, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को नहीं पहुंचाएं तो शायद लोग इसकी संजीदगी को भी ना समझें और कैसे खुद को तैयार करना है, आगे के लिए आगाह रहना है। ये सब चीज़ों में भी ये चीज़ें जो है मदद करती हैं। आगे देखिए, अभी हम ऑलरेडी थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, जबकि अभी हम सेकेंड वेव में। इसका मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को घबराना चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि वो लोग पैनिक करें। इसका मकसद ये है कि लोग आगाह रहें और समझें। और आज जो आप केसेस कम होते हुए देख रहे हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इस चीज़ का हाथ है, क्योंकि लोगों ने इसके संजीदगी को समझा। शुरुआत में लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, सब लोग इधर उधर जा रहे थे, लापरवाहियां कर रहे थे। लेकिन अब आपने देखा कि जैसे जैसे लोगों ने खुद को अपने अंदर घरों में बंद किया, इस बात को समझा, तभी आज हम थोड़े केसेस कम होते हुए भी देख रहे हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है जो समझने की यहाँ है, वो ये है, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी चल रही है वो हमारी सारे शरीर का जो मूवमेंट है उसको निर्धारित करती है। और दो ही चीजें हैं जो हमारी इस बायोलॉजिकल क्लॉक पर असर डालती हैं, वो है एक हमारी नींद और एक हमारे खाने का समय। अगर हम इन दो चीजों पर अपने काम करें, अगर हम इन दो चीजों को ठीक रखें तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी ठीक चलती है। और देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी शरीर की है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर के हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी का रिपेयर सिस्टम है, हमारी बॉडी कितनी सुचारू रूप से चलेगी, ये सब हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमारे लॉकडाउन के समय की वजह से भी और जो तरह तरह की हम जगह जगह से खबरें सुनते हैं उससे हमें तनाव होता है, उससे लोगों को रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है, या आप मोबाइल पे लगे रहते हैं, या अब हमने ये सोच लिया है कि जब कल कहीं जाना ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं कि हम 2 बजे सो के उठ रहे हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों में परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। नींद की परेशानी, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी चीजें जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी है। तो अगर हम अपने सिस्टम को ठीक करें, अगर हम अपने रूटीन को ठीक करें तो हमारी बॉडी जो है वो भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, हमारे हार्मोन सही रिलीज होते हैं, हमारे जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही चलता है और ऑटोमेटिकली चीजें जो है अपने आप फॉल इन प्लेस होती हैं। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम रात में मोबाइल देखते रहते हैं, हम खबरें पढ़ते हैं, तनाव में आते हैं, फिर हमें नींद नहीं आती और हमारा अगला दिन पूरा परेशानी में गुजरता है, हमें थकान महसूस होती है, कमजोरी होती है और फिर हमें वहां से एक और नई चीज शुरू होती है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो रहा है, कहीं जो है हमें आज जो तनाव महसूस हो रहा है या आज हमारे बदन में दर्द है ये कोरोना की वजह से नहीं है। तो ये एक विशियस साइकिल है जो शुरू हो जाता है। तो अगर हम शुरू से इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि हम काफी जंग खुद से जीत सकते हैं। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि किसी मनोवैज्ञानिक का सहायता लेंगे या किसी डॉक्टर से बात करेंगे तभी हमारी ये चीजें सुलझेंगे, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी चीजें खुद भी सुलझा सकते हैं अगर हम उस चीज को समझें कि हमारे लिए इन दो चीजों का महत्व क्या है, सोना और खाना। अगर ये दो चीजें हम समय से कर रहे हैं और सही कर रहे हैं तो हम अपने आप को खुद, हम अपने डॉक्टर हैं, खुद हम अपने शरीर को सही राह पर लेकर के जा सकते हैं। फिर अगर हमें कुछ और दिक्कतें आती है तो हम बाहर से जो डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक
वैज्ञानिक हैं उनका सहारा ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम अपनी चीजें ठीक करें। लेकिन पहले खुद अपने हाथ में अपनी हेल्थ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना भी आपको डॉक्टर समझा ले, बाहर का व्यक्ति समझा ले, जब तक आपके अंदर विल पावर उसको ठीक करने की नहीं आएगी, आप 2-3 दिन तो किसी की बात सुनेंगे, लेकिन चौथे दिन आप उसकी ना अहमियत को समझेंगे और ना आप उसे फॉलो करेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद से ठानिए कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, वो बहुत जरूरी है। और डॉक्टर एम के दत्ता, अब इन सब चीज़ों के अलावा आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, साथ ही फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है ताकि इन्फेक्शन आपको आए ना। और इन खबरों से आपको मेंटली जब स्ट्रांग रहना है तो फिर कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो की जा सकती हैं? देखिए, मैं शुरुआत तो ये करूँगा, इस प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोरोना की वजह से जो एपिडेमिक है, इसकी वजह से जो सोशल विड्रॉल हो गया है और जो लॉकडाउन्स हुए हैं उसकी वजह से, और बीमारी का जो फियर है, लोगों को जो डर है कि बीमारी हो जाएगी, उन सब की वजह से एक आइसोलेशन जो हो गई है, ऐसे एंजाइटी हो गई है लोगों के बीच में, डिप्रेशन में चले गए हैं लोग, नींद लोगों को नहीं आ रही, जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी भी हुई है लैंसेट में, जो यूनाइटेड किंगडम के बहुत फेमस मेडिकल जर्नल है, जिसमें ये पाया गया है कि जिनको कोरोना हुआ है उसके 14 से 90 दिन तक 22.5% इंक्रीज साइकेट्रिक डायग्नोसिस हुई है, फर्स्ट टाइम, जिनको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम पहले नहीं थी। तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कितना सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम। हम तो अभी नॉर्मल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जो सो सकते हैं, जो कर सकते हैं चीज़ें इम्प्लीमेंट, एक्सरसाइज कर सकते हैं, नींद ले सकते हैं टाइम पे, एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना होगा जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम से ऑलरेडी गुजर रहे हैं, जिनको कोई एक्सेस नहीं है डॉक्टर्स के लिए। उनको हमें ध्यान देना होगा कि वो लोग को सहूलियत पहुंचे, उनको कोई ट्रीट करे, उनकी कोई दास्तान सुने, उनके साथ टेली कंसल्टेशन हो, उनको रिलैप्स ना हो। एक तो फ्रेश डायग्नोसिस फॉर द फर्स्ट टाइम 22.5%, और जो ऑलरेडी हैं उनको 2 टाइम ज़्यादा रिलैप्स हो रहे हैं। बुजुर्ग लोगों के बीच में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स डबल हो गए हैं, उनको सेंस ऑफ आइसोलेशन और भी ज़्यादा हो गया है, फैमिली मेंबर्स से लोग मिल नहीं पा रहे हैं, जो हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं उन पे कोरोना का ब्रेन पे अलग इफेक्ट है ऑन द साइकेट्री, वो बाद में भी रहता है, कोरोना ठीक होने के बाद भी इफेक्ट्स परसिस्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनसे हमें डील करना है। इन पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को हमें स्पेशल केयर देनी है, जिसके बारे में बहुत कम सोचा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें रखनी है, लेकिन हमें आम तौर पे एक सिंपल चीज़ रखनी है कि एक बायोलॉजिकल जो आपका रिदम है, जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, कि आदमी इतने समय पे उठेगा, इतने समय पे काम करेगा, इतने समय सोएगा, उसको बेस्ट मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि एंजाइटी की वजह से हार्मोन लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, कॉर्टिसोल ज़्यादा बनता है बॉडी में, जिसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही है और इम्यूनिटी भी गिर जाती है, जिसकी वजह से और भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट को और ज़्यादा कोरोना हो रहा है कंपेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स, बिकॉज वो बेचारे सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर पाते हैं, उनको सारे सोशल नॉर्म्स नहीं मालूम, वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेक्शन ऑल्सो, एंड द नॉर्मल पीपल ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम पे खाना होना चाहिए, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। वेजिटेरियंस के लिए जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग्स हो गए, इनका सेवन बढ़े, दालों का, राजमा, ये सब ज़्यादा कंज्यूम हो, टाइम पे नींद हो, फिजिकल एक्सरसाइज पर्टिकुलरली मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, और अगर घर पे ही ऊपर जगह है तो वॉक हो जाए या वेट ट्रेनिंग हो जाए। अपना वेट भी कंट्रोल करना है, डायबिटीज को प्रिवेंट करना है। डायबिटीज बहुत बढ़ गई है इस दौरान, जिनको पहले से डायबिटीज था उनका शुगर कंट्रोल बहुत खराब हो गया है, जो पहले टैबलेट पर था उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। जिसको कोविड इन्फेक्शन हो जा रहा है, इन्फेक्शन की वजह से भी शुगर बढ़ रहा है, उसमें जो दवाई दी जाती है स्टेरॉइड्स, उनकी वजह से भी शुगर बढ़ जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज और आइसोलेशन की वजह से और बढ़ जाता है शुगर। Diabetes has also had its impact. Other illnesses have also worsened. OPDs have closed down. आपके chronic diseases treat नहीं हो पा रहे हैं। हर चीज का अल्टीमेटली ब्रेन पे इफेक्ट पड़ रहा है। इवन अस्थमा के मरीजों को उन्होंने देखा है कि उनकी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं इस दौरान। तो इस एंजाइटी लेवल को कम रखने के लिए रेगुलरिटी लाना अपने पूरे रिदम में, और सबको ये एनकरेज करना और औरों के बीच में भी ये इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, फैलाना कि भाई इस चीज में ये प्रॉब्लम है और हमें इस तरह से ऐसा करना है।
घर के अंदर अगर मास्क करके सोशल डिस्टेंसिंग करके कुछ ग्रुप प्रैक्टिस और एक और ये तो रहा कि खुद को पॉजिटिव कैसे करें, और दूसरा ये होता है कि अगर आप उससे, एक तो है कि अगर आप इस संक्रमण का शिकार हो चुके हैं उसके बाद जो है तब आप किस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं, या फिर पहले जब आप थे तब उस वक्त अपने आप को कैसे रखते हैं, इन सब चीज़ों पर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन एक डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, एक सवाल आपके लिए ये आया है कि कोरोना से ठीक हो गई, मैंने, एक महिला का सवाल है, कोरोना से ठीक हो गई, मैंने उसको पार पा लिया लेकिन अब चेहरे पर सूजन आ गई है, ये भी क्या आफ्टर इफेक्ट है? और ये कई लोगों पिछले कई दिनों से इस तरह के सवाल आ रहे हैं सूजन वाले। देखिए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टेरॉइड थेरेपी इन्हें मिली हो और उसकी वजह से हो सकता है कि जो है तो ये सबसे दिखाई दे रहा है कि जब आप, कुछ लोगों में दिखाया कि मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हेडेक की समस्या है, या ब्रेन फॉगिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि आप ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या ठीक से सोच नहीं पा रहे, जो आप, या कुछ लोगों में कभी कभी हमने हल्का फुल्का बुखार भी आते हुए देखा है। तो इस तरह के कुछ कुछ परेशानियां हैं जो भी है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी लोगों में परसिस्ट कर रही है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो हमारे बॉडी का जो अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम है उसको पूरा हिला के चला जाता है, और साथ में हमारे बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उस सिस्टम पर भी हम देख रहे हैं कि वायरस का असर पड़ रहा है। इसलिए कुछ लोगों में हमने देखा है कि बहुत पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, कभी हार्ट रेट फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है धड़कन, एकदम से कम हो जाती है, या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये सब चीजें हम कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स की तरह से देख रहे हैं, जो कि लोगों में परेशानियां सामने आ रही हैं। अब इसके लिए निदान यही है कि पहली बात यह है कि आपको अपनी डाइट पे, अपने स्लीप पैटर्न पे, इन सब चीजों को रेगुलराइज करने की जरूरत है। आपको लंग एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में स्फूर्ति भी आएगी और आपकी जो परेशानियां कोरोना से रिलेटेड थी वो भी ठीक होंगी। और चौथी चीज यही है कि आप किसी मनोवैज्ञानिक तो की आपने सहायता कहा ले सकते हैं। कि जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सब रेकमेंड कर रहे हैं, योगा सब रेकमेंड कर रहे हैं, और खानपान जो है उसको लेकर के भी बहुत सी ऐसी बातें जो कि आप जैसा खाते हैं वैसा कहीं ना कहीं जो है आप सोचते हैं और वैसा आप रिएक्ट भी करते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जयंती दत्ता, सबसे ज़रूरी क्या होता है? कहना आसान होता है, इट्स ईजी सेड देन डन, कि बहुत अच्छे से आप पॉजिटिव हो जाइए, ब्रीथ ले लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसका अपना गया होता है, जो उस चीज़ से निकला होता है, समटाइम्स ट्रॉमा जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आप लंबे वक्त तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो क्या किया जाए? देखिए, मेरे पास केसेस ऐसे आ रहे हैं जहां फ़ोन उठाने में डर लगता है, पैनिक अटैक जो है ये बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली बात आप ध्यान में रखें कि आपका साइकार्डियन रिदम जो है, यानी कि किस वक्त आप जागते हैं, किस वक्त आप सोते हैं, ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी रियाइश में, आपकी दिनचर्या में परेशानियां बढ़ जाएंगी। ये वक्त ऐसा है कि यस, एग्रीड, एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेसिव थॉट्स वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए, मैं नहीं मानती यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर, बिकॉज ये खतरे से खाली नहीं है ये लफ्ज़। बहुत से लोग, आवाम सोचते हैं चलो अच्छा हम खुद ही डॉक्टर बन सकते हैं, ये दवाई भी ले लें। ऐसा मत करिए, लेकिन हाँ, अपने ऊपर कंट्रोल जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। रूटीन में बांधिए अपने आप को, और डिस्ट्रैक्शन एक तरीका होता है फैमिली मेंबर्स का कि जो पॉजिटिविटी, जो चीज़ें आप, अच्छाई, जो चीज़ें आप जी चुके हो, कहीं आप घूमने गए, आपका कोई रिश्ता था जहां आपने एंजॉय किया, आउटिंग थी फैमिली की, वो तमाम चीज़ें, देखिए ये चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बंद है, वहाँ से उसको रिट्रीव करिए। जब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीव करेंगे तो ये जो इमीडिएट मेमोरी फील्ड आपकी कोरोना की दहशत से घिरी हुई है, वो मजबूर हो जाएगा आपको स्पेस देने के लिए। आपका मेमोरी फील्ड ब्रेन के अंदर सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बहुत छोटी सी जगह है, और वहाँ पे अगर आप क्राउडिंग करोगे, कोरोना और दहशत और ये तमाम चीज़ें, देखिए घर के माहौल में ये तो आपके अपने हाथ के अंदर है। आप ऐसा परिवेश बनाएं ताकि आप अपने बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आपने आप जिया है, या घर के कोई और मेंबर, किसी के साथ मजाक किया, कुछ आपने किया, वो तमाम चीज़ें आप बताइए। मत बताइए ऑल द टाइम ओ माय गॉड कोरोना का ऐसा हुआ, कोरोना का ऐसा हुआ। लेट द कोरोना गो ऑन द साइड। मैं उसको बाहर फेंकने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि एहतियात आपको बरतनी है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है साइकेडियन रिदम को बरकरार रखना। उसके लिए आपको डेफिनेटली एक रूटीन
पे आपने आप को बांधना पड़ेगा। प्लस फैमिली मेंबर्स का जो इंटरैक्शन है वो पॉजिटिव इंटरैक्शंस हो, कॉन्फ्लिक्ट का नहीं कि मैंने आपको ये कहा था आपने ये नहीं किया इसलिए आपको ऐसा हुआ, आपके लिए हमारे साथ ऐसा हुआ। नो, डोंट डू दैट। एंड प्लीज अगर कोई ऐसी नेगेटिव मैसेज आपके पास आता है या खबर आती है, वो जो इंसान वापस आया है उसके सामने मत डिस्कस करिए। और कुछ नहीं तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो आप जानते हैं उनको लेके डिस्कस करिए। मेरा मकसद ये है कि घर के माहौल में आप नेगेटिव चीज़ें जो हैं उनको उठा के साइड में रखिए और पॉजिटिव चीज़ों के लिए छोटे बच्चे हैं घर में उनके साथ इंटरैक्ट करिए। और जो ये पुराने गेम्स हम लोग खेलते थे वो वापस ले आइए। कैरम है, लूडो है, जो भी पजल्स हैं, वो तमाम चीज़ें। एंड द स्टोरी टेलिंग, लेट द चाइल्ड टेल यू अ स्टोरी। अपने मैम के बारे में बताए, किसी के बारे में। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तभी आप बरकरार रख सकते हो जब आपने अपने आप को एक रूटीन शेड्यूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू। ठीक है। और एम के दत्ता, अब इसी को अगर आप एक्सटेंड कर पाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कि इस चीज़ से, इस ट्रॉमा से गुजरते भी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको देख के डरते भी हैं, फिर कैसे पॉजिटिविटी लाएं? ये एक तरह का पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो इस बीमारी के बाद जागृत होता है। इसमें हम इम्पोर्टेंस दें कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। जो चीज़ें प्लेजरेबल हैं, जो पहले से वो चीज़ें प्लेजरेबल लगी हैं ज़िंदगी में, वो चीज़ों में एम्फेसिस करें। एक रिक्रिएशनल अवार्ड सिस्टम बनाएं अब आपस में और फैमिली मेंबर्स के बीच में कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एनकरेज करें, अवॉर्ड करें। क्योंकि ब्रेन में सेंटर्स हैं जो अवार्ड सिस्टम फॉलो करते हैं, पॉजिटिव अवार्ड सिस्टम, और उस एनकरेजमेंट से ही ये दुनिया चल रही है। उन चीज़ों को दोबारा रीएम्फेसाइज करें, हम फिर से हम करना शुरू करें। पॉजिटिव चीज़ों को गिफ्ट करें, रिवॉर्ड करें, प्रेज करें, और अपना टाइम जो है वैल्यूएबल प्लेजरेबल एक्टिविटी में एंगेज करें। और बाकी बायोलॉजिकल रिदम, स्लीप क्लॉक, टाइमली न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट, वो सब चीज़ें तो अपनी जगह पे रहेंगी। हाँ, जब चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती हैं, जिससे इम्पैक्ट सबको फील होने लग जाए, आपकी एक्टिविटी सोशल नहीं रह जाती, आप एलूफनेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि सुसाइडल टाइप थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, तब हाँ आपको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें कभी हिचकना नहीं चाहिए, डेफिनेटली ले लेना चाहिए। और वो आप ले सकते हैं थ्रू कंसल्टेशन ऑल्सो, या थ्रू विजिटिंग द हॉस्पिटल ऑल्सो वेरेवर साइकियाट्रिस्ट आर अवेलेबल। ये मतलब नहीं है कि सब चीज़ के इलाज हम हर चीज़ के डॉक्टर बन जाए, वो भी ठीक नहीं है। जब चीज़ें बेकाबू हो जाती हैं तो हमें मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए। दैट कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल, वो बात भी हम ना भूलें। पर जहाँ तक हो सके, जो जैसा हमने बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो फर्स्ट वी मस्ट ट्राई टू प्रिवेंट इट, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस तरह की चीज़ें डेवलप ही ना हो, पहले हम वो ट्राई करें, क्योंकि माहौल तो इतना मुश्किल है, इतना आइसोलेशन का है, इतना फियर का है, इतना विड्रॉल का है, कि ये कहना कि बहुत सिंपल है, आप ये फॉलो कीजिए हो जाएगा, उतना सिंपल तो नहीं है। दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। तो उसके लिए हम जो हमने बताया, जैसे डॉक्टर जैत ने बताया, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। आई थिंक उनको हम प्रैक्टिस में लाएं लाइफ में, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिली इटसेल्फ, so that it spreads in the world. That is what is most important. और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, फिर खाने में क्या इंक्लूड करें, क्या ना करें? मैंने आपको कहा था, आपने पहले भी आपने कहा था कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे वक्त में, कि आप खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। बहुत सी हम ये कहते हैं कि चीज़ें भी चली कि स्पाइसी ना खाएं, नॉन स्पाइसी ना खाएं, वेज ना खाएं, नॉन वेज ना खाएं, या फिर ये खाएं या वो अवॉइड करें, डेयरी बिल्कुल ना खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स को ही ख़त्म कर दीजिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें, अफवाह सब चलती रही, क्या किया जाए? देखिए, अगर अभी कोरोना के समय की बात करें तो, और वैसे भी अगर हम देखें तो, मेरे को लगता है कि अगर हम डाइट को सिंप्लीफाई करें तो 4 चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो ऑटोमेटिकली बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप सही हो जाती हैं। पहला, हमारा शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो जंक फूड हम खाते हैं, इन सब चीज़ों में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है सॉल्ट, नमक भी हमें लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए। हमारी जो रिकमेंडेशन है वो 1 चम्मच नमक की है पूरे दिन की। लेकिन हम फिर वही गलती करते हैं कि हम जो प्रोसेस जंक फूड होता है, इन सारी चीज़ों में बहुत सारा हिडन नमक, हिडन शुगर होती है, और हम जब इन चीज़ों को कंज्यूम करते रहते हैं तो जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है हम उससे ओवरबोर्ड हो जाते हैं, और कहीं ज़्यादा हम इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है। तीसरी चीज़ है कि हमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, और वो हमें वेजिटेबल से, फ्रूट से, और हमें केवल फाइबर नहीं मिलता जब हम इन चीज़ों को लेते हैं, हमें जो है इसके साथ मिनरल्स भी मिलते हैं, हमें विटामिन भी मिलते
होते हैं, हमें बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होती हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें मिलने लगती हैं जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें हाई फाइबर डाइट लेनी है। ये ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जो आप देखिए कि अब लोगों में बहुत सारा ओबेसिटी हो रहा है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तरह-तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो रहे हैं। ये सभी चीज़ें इसी वजह से होती है क्योंकि हम चीज़ों में जिस प्रोपोर्शन में खाना चाहिए उसमें नहीं खाते। तो अगर हम शुगर, नमक और फाइबर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें और कहीं न कहीं अपने डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लें, यानी कि हम ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें जिनमें कि प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो वो मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, छोले, राजमा, बेसन, अंकुरित जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है, या जैसे जो लोग अंडा खा सकते हैं तो एग व्हाइट है, या चिकन भी हम अभी कोरोना के समय में बोलते हैं कि आप ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें एनर्जी भी मिलती है और हमारे बॉडी का जो रिपेयर सिस्टम है, क्योंकि अभी हम एक इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हैं जो जिसने हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। अगर हम ऐसी चीजें खाएं तो हमारी बॉडी जल्दी रिपेयर करती है, हम जल्दी जो है बाहर आते हैं। तो अगर इन्हीं 4 चीजों पर आप फोकस तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली जो हमारी डाइट है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। फिर हमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और 10 जगह से जो हम तरह-तरह की हिदायतें सुनते हैं वो ऑटोमेटिकली सब इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप बस 4 चीजों का ध्यान रखिए, चीनी ज्यादा नहीं खानी, नमक ज्यादा नहीं खाना है, हाई फाइबर डाइट लेना और प्रोटीन लेना है डाइट में। एक चीज और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि साथ में पानी का सेवन, हाइड्रेशन हमारा अच्छा होना वो भी बहुत जरूरी है। अक्सर शुरुआती दिनों में मैंने देखा है कि लोग ठीक से खा नहीं पाते हैं और ये हम सब डॉक्टर्स फेस करते हैं इस चीज को कि मरीज यही बोलता है कि खाया ही नहीं जा रहा, मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ। ये शुरुआत के दिनों में स्वाभाविक है, हर किसी के साथ होता है, हम भी बीमार पड़ते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। इसलिए शुरू के दिनों में अगर आप तरल पदार्थ ज्यादा ले पा रहे हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है। 1-2 दिन बस आपको इंश्योर करना है कि कुछ ना कुछ कैलोरीज आपके शरीर में जा रही हैं, चाहे वो आप सूप ले रहे हैं, जूस डाइल्यूट करके ले रहे हैं, नारियल पानी ले रहे हैं या नींबू पानी ले रहे हैं, कोई भी चीज आपको कंटिन्यूअसली लेते रहना चाहिए ताकि बॉडी डिप्राइव नहीं हो। और शुरुआती दिनों में फीवर की वजह से, खांसी, इन सब चीजों की वजह से, माउथ ब्रीदिंग की वजह से हमारे बॉडी से बहुत सारा इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है जिसको कि हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अगर हम अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ लें तो वो हमारे बॉडी को जो है अच्छा रखती है और हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाते हैं। वही एक छोटी सी बात जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे जोड़ना चाहूंगी। देखिए, अगर आप बड़े बड़े लोगों की जीवनियों को पढ़ें तो अक्सर उसमें लिखा होता है कि जब भी वो कठिन वक्त से गुजरे हैं, जब भी उनकी जिंदगी में परेशानियां आई हैं, वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जाते हैं, वो उनके अपने परिवार का हो सकता है, वो समाज का कोई बड़ा व्यक्ति होता है जिसने अपनी परेशानियों को झेला और उनसे वो अपनी विल पावर से निकल कर आए, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और हमें लगता है कि आज के समय में हमें ऐसे न किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ढूंढना चाहिए जो हमारे परिवार का भी हो सकता है या कोई समाज का ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकता है, और फिर हमें उनकी जीवनियों को पढ़ के वहां से जरूर प्रेरणा लेना चाहिए। वो आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। और आज की तारीख में अगर हम प्रेरणादायक चीजें पढ़ें, अगर हम या फिर हम हास्य वाली चीजें पढ़ें तो वो हमारे तनाव को कम करती हैं। आप शोज देख सकते हैं ऐसे जो कॉमेडी के हो, या ऐसी मूवीज देखिए जहां पे आपको प्रेरणा मिले, जहां आपको ये समझ आए कि कैसे कष्ट के समय में भी लोगों ने अपने आप को उन बीमारियों से, परेशानियों से, उन स्थितियों से निकाला है। और कुछ भी मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। मनुष्य पत्थर में से भी पानी निकालने की क्षमता रखता है, लेकिन केवल हमें विल पावर चाहिए। और अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, अगर हमने ये ठान लिया है कि हम इस परिस्थिति से निकल सकते हैं, तो आपके परिवार भी निकलेगा, आप भी निकलेंगे और हमारा देश भी निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और डॉक्टर जयंती दत्ता, अगर इसी डाइट को आप और एक्सटेंड कर पाएं इसी पॉइंट को। हाँ, लिक्विड इनटेक, अगर आप अपने को हाइड्रेट रखते हैं, चाहे फ्रूट जूस हो, चाहे नींबू पानी हो, जैसे इन्होंने अभी कहा नारियल पानी हो, हाइड्रेट रखने से होता क्या है, इट टैकल्स योर एंजाइटी ऑल्सो। फ्लूइड इनटेक डेफिनेटली बढ़ा देना चाहिए इस दौरान। और यस, न्यूट्रिशन प्लेज अ बिग रोल। आप पूछिए ना जो वापस आ रहे हैं रिकवरी करके कोरोना से, क्या क्या खाना उनको अच्छा लगता था, फाइंड आउट द पौष्टिक कंपोनेंट्स और वो चीज़ें आप बनाएं और खिलाएं उनको, एंड देन यू कैन आस्क द पर्सन ऑल्सो कि क्या क्या खाना है। तो डेफिनेटली 2-3 चीज़ें का जो बार बार हम लोगों ने बताया है और ये रीअटरेट करूंगी, फाइबर इनटेक,
लिक्विड इंटेक, हाइड्रेट योरसेल्फ एंड प्रोटीन इंटेक। ये तीनों चीज़ें आपको, देखिए खान पान में उतार चढ़ाव तब हो जाती है जब आप रूटीन से हटने लगते हो। एक ये इंसानी टेंडेंसी है, जो चीज़ें आप गुजर चुकी है आपके ऊपर, स्पेशली ये बीमारी के दौरान जो हालात आपने झेले हैं, दिल करता है कि उसके बारे में बार बार बात करें। उसको इनकरेज मत करिए, क्योंकि दैट विल गिव राइज टू लॉट ऑफ केमिकल डिस्चार्जेस इन योर बॉडी, और वो हार्मोन से, एंडोक्रीन से रिलेटेड है। आपका सीरोटोनिन जो है, आपका तमाम जो केमिस्ट्री है बॉडी की, वो गड़बड़ा सकती है। तो सीरोटोनिन अपटेक के लिए आप डाइट्स चेक कर सकते हैं। फाइबर इज ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, एंड डाइटरी इंटेक में फ्लूइड इज अ मस्ट, एंड उसका अगर आप हाइड्रेट रखते हैं अपने आप को, और घर में, जैसे मैंने पहले भी बोला, फिर रिएटरेट करूंगी कि आप नेगेटिव चीज़ों को देखिए। एक इंसान जो झेल चुका है उस चीज़ को, उसका दिल करता है कि मैं ये शेयर करूं अपने लोगों से, मत करने दीजिए। कोई बात नहीं, हम भूलते हैं इस चीज़ को। नाउ यू आर ऑल राइट, वी विल बी ऑल राइट। और कहीं प्लान बनाइए आगे जाने के लिए, जैसे अभी यू हैव बीन टू द पहाड़, जैसे माउंटेन्स में कहते हैं ना कि जयंती दत्ता की ऑल इज वेल, कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। भले आपको मालूम है कि आपके आसपास कुछ भी ठीक नहीं है और ठीक नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको आगे बढ़ता रहना है। इसी को कंक्लूड करेंगे आप, डॉक्टर एम के दत्ता, लास्ट 30 सेकेंड्स। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहूंगा कि जो मरीज हैं डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के, किडनी डिजीज और कैंसर की, अपनी दवाइयां ना छोड़ें, अपनी दवाइयां कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो नहीं रखेंगे कंटिन्यू तो उनकी बीमारी बिगड़ेगी और उससे और डिप्रेशन बढ़ेगा और एंजाइटी बढ़ेगी और ये विशियस सर्कल है, वो और कॉन्फिडेंस लॉस होगा। तो अपनी पुरानी जो दवाइयां हैं उनको कंटिन्यू कीजिए, उनको अपना मेंटेन कीजिए बैलेंस, और इन टच रहिए आपके जो चिकित्सक हैं उनसे, और दवाइयों को ना छोड़ें। इन शेड्यूलों के साथ अपनी पुराने दवाइयों को मेंटेन रखें और अपने कंट्रोल को, जैसे शुगर का कंट्रोल है या बीपी का कंट्रोल है या किडनी डिजीज का कंट्रोल है या डायलिसिस चल रहा है या कैंसर का ट्रीटमेंट, वो भी कंटिन्यूड रखें। वो आप भूले ना, क्योंकि अगर वो कंट्रोल खराब होगा तो आपका कॉन्फिडेंस और खराब होगा, फैमिली मेंबर्स का और कॉन्फिडेंस खराब होगा, फैमिली में और एंजाइटी बढ़ेगी और प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी और कोरोना आपको फिर हिट करेगा, जो हमें अलाउ नहीं करना है। तो वी शुड कीप आवर इम्यूनिटी स्ट्रांग। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक खबर का हमें रुख करना है। वो खबर है महाराष्ट्र से, जहां 18 से लेकर के 44 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र के पास करीब 3 लाख वैक्सीन है और 45 वर्ष से अधिक के लोगों को फिलहाल वैक्सीन दी जाएगी। प्रायोरिटी इस कारण से फिलहाल रोक लगाई गई है, जो कि 18 से 44 वर्ष के लोग हैं उनके लिए। तो फिलहाल 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन पर फिलहाल रोक है। 45 वर्ष से अधिक के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन की कमी है, इस कारण से फिलहाल जो कि स्वास्थ्य मंत्री है वहाँ के, ये कहा गया कि फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। जो भी 18 से 44 साल के हमारे पास करीबन 3 लाख डोसेस उपलब्ध है, वो हम अभी पूरा स्टॉप करके 45 साल के जो सेकेंड डोज है उसके लिए यूज करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग ने महाराष्ट्र के सभी सेंटर्स को दिया है। रहा सवाल 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए, हम तो वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, दुनिया के बाजार से भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हमारे को थोड़ा गो स्लो करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं हो रहा है हमारा देश में और दुनिया में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.